गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? ऑल क्लियर? कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, जय भीम। वॉइस आ रही है? क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। बहुत दिन बाद में फिर से आपकी ओर मुखातिब हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई ठीक से चल रही होगी, तैयारी ठीक से चल रही होगी, खूब पढ़ रहे होंगे। खूब मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में, और वो जरूरी भी है। ट्यूसडे से, कमिंग ट्यूसडे से सोशल जस्टिस की क्लास मेरी शुरू होने जा रही है। किसी पार्टिकुलर बैच में, जिस बैच में कई बच्चे पिछली बार में पढ़ा रहा था इंटरनल सिक्योरिटी, तो कह रहे थे कि सोशल जस्टिस की क्लास कब लगेगी, कब लगेगी। तो मंगलवार को सोशल जस्टिस की क्लास शुरू हो रही है, और आज से कमिंग 2 दिनों तक, यानी 3 क्लास अप्रॉक्स, जरूरत पड़ेगी तो चौथी क्लास में लूंगा। इंटरनल सिक्योरिटी का एक टॉपिक छुटा हुआ था, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जिसको कि मैंने नहीं पढ़ाया था। बाकी आंतरिक सुरक्षा का टॉपिक लगभग मैंने ढेर सारा पढ़ा दिया है आप लोगों को। ये सेक्शन, ये एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था। इसमें डिले का एक और कारण था। ये टॉपिक किसी भी बच्चे को पढ़ाना तभी कारगर रहता है जब उसका साइंस हो चुका होता है, तो ज्यादा बेहतर होता है। हालांकि कोशिश मैं करता हूं, मैं साइंस का शिक्षक नहीं हूं, और साइबर अपने आप में, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये अपने आप में एक साइंस का विषय है। तो जब बच्चे का साइंस हो गया होता है तो उसको और मजा आता है, ज्यादा मजा आता है। जिसका साइंस नहीं हुआ होता है क्लास, तो कम मजा आता है। मजा आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। और ये टॉपिक हम लोग आज से शुरू करेंगे। आज, कल, परसों, 3 दिन का मैंने टारगेट रखा है। अगर 3 दिन में नहीं होता है तो हम लोग 4th डे इस पर थोड़ा काम कर लेंगे। आज से हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं, तो बच्चा क्लास को शुरू किया जाए। लंबे इंतजार के बाद आपका हमारा आमना सामना हुआ है, इसलिए हम लोग, मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी। आपके सामने स्क्रीन पर है, वो पेपर मैंने दिया हुआ है, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। बहुत सारे बच्चों ने एनजीओ और एसएचजी की बात बहुत पहले कही थी, क्योंकि टेक्निकली ये आपके गवर्नेंस का पार्ट है। इसका पार्ट कुछ मैं भी पढ़ा सकता हूं, पढ़ा देता हूं, और मैंने आपको वादा किया था कि मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए जो ट्यूसडे से हम शुरू करने जा रहे हैं सोशल जस्टिस, उसमें हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। आई रिपीट, मंगलवार से जो नया बैच हमारा सामाजिक न्याय का शुरू हो रहा है, उसमें हम एनजीओ और एसएचजी के टॉपिक को पढ़ा देंगे। तो हमारे नए बच्चे भी पढ़ लेंगे और हमारे पुराने बच्चे भी पढ़ लेंगे। क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से जो हमें टॉपिक दिया गया था, उस टॉपिक में ये टॉपिक नहीं था, और वैसे भी ये गवर्नेंस
लेकिन अक्सर क्या होता है कि गवर्नेंस वाले सर बोलते हैं कि आंतरिक सुरक्षा वाले पढ़ा देंगे, और आंतरिक सुरक्षा वाले सर बोलते हैं कि गवर्नेंस वाले पढ़ा देंगे। इसमें एक टॉपिक रह जाता है, ठीक है, बट इसको मैंने कहा था आपको कि पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, इंटरनल सिक्योरिटी पेपर थर्ड, और ये थर्ड पेपर का जो नाम है सिलेबस में जो आपका दिया हुआ है वो है चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक तरह से कहिए तो यहां तक है, चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यहां से पैरा चेंज कर लो, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। और फिर अगला है हमारा, एक पार्ट ये है, एक पार्ट हमने इसको ऐसे कर दिया और एक पार्ट ऐसे कर दिया, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये सिलेबस 3 पार्ट में है, हम इसको 3 पार्ट कर सकते हैं। आप इस सिलेबस को लिख लो अपने कॉपी पे। सबसे पहले आप लिखो जनरल स्टडीज पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा, आपकी कॉपी के हेडिंग में होना चाहिए आंतरिक सुरक्षा। और उसके बाद आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है यहां पर, इसको 3 पार्ट करोगे, कॉमा देने के बजाय तो ज्यादा बेटर होगा। आप एक पार्ट करो, 1 नंबर करो चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, 2 नंबर यहां करो रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, और 3 नंबर यहां करो बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इसको लिखिए आप। लिख लिया होगा आपने। बच्चा, हम लोगों ने आंतरिक सुरक्षा को अलग अलग टॉपिक बनाया, ठीक है, सिलेबस में भी दिया हुआ है, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे लगभग प्रति वर्ष इस पूरे खंड से प्रति वर्ष एक क्वेश्चन पर ईयर यूपीएससी ने पूछा है। प्रति वर्ष एक क्वेश्चन ये सेक्शन आपका कवर करता है। तो अगर हम लोग इसको अच्छा से तैयार कर लें तो मान के चलिए कि 10 नंबर 12.5 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया 250 नंबर में से, ठीक है। मैंने आपके सामने, मैं उम्मीद है लिख लिया होगा आपने, चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, आपने लिख लिया होगा। मैंने अभी अभी कहा कि प्रति वर्ष एक प्रश्न इस सेक्शन से। यूपीएससी के प्रश्नों पे एक नजर डाले। अभी मैं प्रश्न की डिटेल में नहीं जाऊंगा बच्चा, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो प्रश्न की डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट एक नजर डालेंगे कि किस किस सेक्शन से किस किस साल प्रश्न है। 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, साइबर सुरक्षा से क्वेश्चन है। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या है, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। 250 शब्दों में आंसर देना है और 15 नंबर का यह सवाल। 2022 में एक क्वेश्चन, 2021 में एक क्वेश्चन, और ये भी साइबर अटैक से है। साइबर अटैक से है, मैं रीड कर दिया हूं। जिस
पर फोकस्ड होता है क्वेश्चन। 2020 में एक क्वेश्चन है आपके सामने है, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। साइबर क्राइम, इसमें साइबर सुरक्षा भी है, क्योंकि कह रहा है कि साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों को बताइए, टाइप ऑफ साइबर क्राइम, और इस खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। साइबर क्राइम से लड़ने के लिए, साइबर क्राइम के विभिन्न रूपों से लड़ने के लिए क्या क्या आवश्यक उपाय हो सकते हैं, उसकी विवेचना करनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2019 में एक क्वेश्चन, 2022, 21, 20, 19। 19 में इंटरनेट अपराध से है, साइबर डोम परियोजना क्या है? ये केरल की एक साइबर अपराध को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट है, एक सेंटर बनाया गया, उसी पर यह प्रश्न है। साइबर डोम परियोजना क्या है? स्पष्ट कीजिए कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में यह किस प्रकार उपयोगी हो सकता। ठीक है। 2018 में भी एक क्वेश्चन है आपके सामने है, ये एक श्री कृष्णा समिति की रिपोर्ट पर प्रश्न पूछ दिया। यानी ये ध्यान में रखना है कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ कोई अगर रिपोर्ट है तो उसको भी हम लोगों को तैयार रखना होगा, क्योंकि उस पर भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ के सुना दे रहा हूं। अंकीयकृत दुनिया में, डिजिटाइज्ड दुनिया में, साइबर वर्ल्ड में, यू कैन से साइबर वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड में बढ़ते हुए साइबर अपराधों के कारण डाटा सुरक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। जस्टिस बीएन श्री कृष्णा समिति रिपोर्ट में डाटा की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सोच विचार किया गया है। आपके विचार में, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है बच्चा, आपके विचार में साइबर स्पेस में निजी डाटा की सुरक्षा से संबंधित इस रिपोर्ट की खूबियां और खामियां क्या क्या है, 250 शब्दों में बताइए। यानी श्री कृष्णा समिति की रिपोर्ट में साइबर वर्ल्ड में डाटा सुरक्षा से संबंधित क्या खूबियां, इस रिपोर्ट की क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं, इसके बारे में बताना। 2018 का क्वेश्चन है। 2017 में भी एक प्रश्न है बच्चा, साइबर अटैक, साइबर हमला, साइबर आक्रमण। साइबर आक्रमण के संभावित खतरों की एवं उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे की विवेचना कीजिए। हमारे यहां साइबर आक्रमण को रोकने के लिए क्या सुरक्षा ढांचा है, इसके बारे में चर्चा करनी है। कहा जा रहा है कि आजकल अब युद्ध होगा, तो पिक्चर देखते हो आप लोग, तो फिल्मों में काफी हद तक आपका ज्ञान वर्धन किया जाता है। एक देश दूसरे देश के ऊपर अब गोली और बंदूक से, बम से अटैक नहीं करेगा, आने वाले समय में साइबर अटैक करेगा। यही है साइबर अटैक, साइबर हमला। और दुनिया के देश अभी साइबर हमला से कैसे बचाव किया जाए। बॉर्डर पे तो हमने सिपाही बहाल कर दिया, बॉर्डर पे हमने ढेर सारे हथियार, तोप वगैरह को लाकर खड़ा कर दिया, हमने ढेर सारा मिसाइल लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल ला करके खड़ा कर दिया, लड़ाकू विमान ला करके खड़ा कर दिया, समुद्री सीमा को सुरक्षित कर दिया। यहां पर कौन से सिपाही ले आएंगे? साइबर आक्रमण को रोकने के लिए हमारी क्या व्यवस्था है, इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये 2017 का प्रश्न यही है बच्चा। इसके बाद 2016 में भी एक क्वेश्चन है, और 2016 में एक क्वेश्चन इंटरनेट और सोशल मीडिया का, गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा। आंतरिक सुरक्षा के पाठ्यक्रम में आपका एक टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है कि भारत के आंतरिक सुरक्षा चुनौती को उत्पन्न करने में राज्य, गैर राज्य अभिकर्ताओं और राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका। स्टेट एक्टर्स एंड सोशल, नॉन सोशल स्टेट
स्टेट एक्टर्स और जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स है, आईएसआई है, पाकिस्तान है, ये स्टेट एक्टर्स है बच्चा। क्योंकि लश्कर ए तैयबा है, ये स्टेट एक्टर्स नहीं है, ये अलग है, बट ये आंतरिक नहीं है, बाहर है, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौती उत्पन्न करने में एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स में पाकिस्तान है, चाइना है, और एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स लश्कर ए तैयबा है, आईएसआईएस है, ये सब एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स है। ये दोनों तरह के एक्टर्स हमारी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। चुनौती आतंकवाद के रूप में है, चुनौती कई रूपों में है, तस्करी के रूप में है, ड्रग्स की तस्करी के रूप में है, चुनौती साइबर आक्रमण के रूप में है। ये भी अब चुनौती उत्पन्न करेंगे लोग। तो गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उसको और साइबर को दोनों को क्लब कर दिया है और क्लब करके क्वेश्चन बनाया है, गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु प्रयोग सुरक्षा के लिए एक बृहद चिंता का विषय है। अब प्रश्न यहां से शुरू हो रहा है, हाल ही में इनका दुरुपयोग किस प्रकार हुआ है? उपर्युक्त खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी सुझाव दीजिए। हाल के वर्षों में गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा इंटरनेट का दुरुपयोग, सोशल मीडिया का दुरुपयोग हमारे आंतरिक सुरक्षा खतरा के लिए किस प्रकार किया गया है, और ऐसे खतरे से नियंत्रित करने के लिए आप क्या सुझाव प्रस्तुत करेंगे? ये है हमारा क्वेश्चन। ये 2016 का क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखना है, 12.5 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद 2015 में भी एक क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन है। 2013 में हमारी भारत सरकार ने एक साइबर सुरक्षा पर एक नेशनल पॉलिसी का ऐलान किया, राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया, जिसमें साइबर सुरक्षा के बारे में संभावित इससे जुड़े खतरों को लेकर के क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या हमें किया जाना चाहिए, इसकी पूरी रूपरेखा इसमें बनाई गई। इसको साइबर सुरक्षा नीति 2013 के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न इसी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति पर फोकस्ड है। 2015 में प्रश्न पूछा गया है, 2013 में नीति बनाई गई है। प्रश्न है कि विचार करते हुए कि साइबर स्पेस देश के लिए खतरा प्रस्तुत करता है, भारत को ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक डिजिटल सशस्त्र बल की आवश्यकता है। क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन में दिखाई देने वाली चुनौतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इस नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। केवल राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के बारे में ही नहीं बताना है, बल्कि इसकी समीक्षा भी करनी, इसकी समीक्षा भी करनी है बच्चे। इस नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 2015 का प्रश्न है, 2014 में कोई प्रश्न नहीं, 2014 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और 2013 में इस सेक्शन से 2 प्रश्न पूछे गए। 2013 में इस सेक्शन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और दोनों प्रश्न 10-10 नंबर के हैं, 200 शब्दों के। पहला है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है? सामाजिक संजाल स्थल क्या होता है? मतलब है कि क्वेश्चन बता रहा है कि टर्मिनोलॉजी भी पूछ सकता है। यहां शब्द बहुत कम शब्दों में उत्तर देना, मुश्किल से 20-25 शब्दों में उत्तर देना, लेकिन ऐसा पूछ सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है, और इन साइट्स से क्या सुरक्षा उलझने प्रस्तुत होती है? 2 पार्ट है क्वेश्चन का। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है, और यह किस प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों को उत्पन्न करता है, इससे किस प्रकार की सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न होती है। पहला पार्ट हेड है क्वेश्चन का, मेन क्वेश्चन है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स किस तरह की सुरक्षा चुनौतियों को उत्पन्न कर रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों को बताइए, उसके बारे में बताइए।
इसलिए 200 शब्दों में है तो 50 शब्द हम देंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में और 150 शब्द हम देंगे सुरक्षा चुनौतियों के बारे में, सुरक्षा उलझनों के बारे में जो डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा उत्पन्न की जा रही है, उत्पन्न होती है। डन। और 2013 का ही एक और क्वेश्चन है बच्चा, कुछ रक्षा विश्लेषक इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध को यानी साइबर वॉरफेयर को अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा मानते। आप इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम युद्ध, साइबर वॉरफेयर, साइबर वार, साइबर युद्ध, जो भी कहो, साइबर वार, साइबर वॉरफेयर, साइबर युद्ध से क्या समझते हैं? व्हाट इज साइबर वॉरफेयर? एक देश दूसरे देश के पूरे सर्वर को डिस्टर्ब कर दे, पूरे के पूरे इंटरनेट सिस्टम को डिस्टर्ब कर दे, अप कर दे पूरे देश के इंटरनेट सिस्टम को। आपको होश है कि हमारा देश का इंटरनेट सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा तो सारा भारत की सारी गतिविधियां ठप हो जाएगी। हवाई जहाज नहीं चल पाएगा, रेल नहीं चल पाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, आप एटीएम में जाओगे पैसा निकालने नहीं निकलेगा, बैंक में जाओगे पैसा निकालने नहीं निकलेगा, क्योंकि पूरी एक्टिविटीज आज के डेट में इंटरनेट से जुड़ चुकी है और सारा का सारा काम इंटरनेट से हो रहा है। पूरा देश रुक जाएगा बच्चा। आज एक देश अपने दुश्मन देश को तबाह करने के लिए इसी तरह के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके यहां के पूरे इंटरनेट सिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाए। इट्स कॉल्ड साइबर वॉरफेयर, इट्स कॉल्ड साइबर वॉर, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम युद्ध से क्या समझते हैं? ये छोटा है, ये टेल है क्वेश्चन, हेड है क्वेश्चन का, 50 शब्दों में हमें इसके बारे में बताना है। और क्वेश्चन यहां से मेन शुरू है, भारत ऐसे जिन खतरों के प्रति संवेदनशील है उनकी रूपरेखा खींचिए और देश की उनसे निपटने की तैयारी को भी स्पष्ट कीजिए। हमारे यहां साइबर जगत में साइबर वॉरफेयर के रूप में हमारे सामने क्या क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है उसकी रूपरेखा बतानी है और उस खतरे से निपटने के लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है उसके बारे में बताना। यह है बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हम लोगों को इसके बारे में क्या क्या लिखना है, क्या क्या जानना है और इस टॉपिक को कैसे हमको तैयार करना। राइट, चलिए हम लोग अब इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें। और आज का क्लास गपशप का क्लास होता है, पहले ही मैं बता चुका हूं। आज हम बस कुछ कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। अगर हमसे कोई गलती हो जाएगी तो आप हमें क्षमा करना, क्योंकि मैं साइंस का विद्वान नहीं हूं, थोड़ा बहुत आप ही की तरह इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा और चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। डन। आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा, हम बुजुर्गों से ज्यादा स्मार्ट है मोबाइल और इंटरनेट के मामले में। हमसे ज्यादा हमारे बच्चे जानते, कोई भी चीज को, ऐप को अपलोड कर देना, डाउनलोड कर देना, जो भी होता है उसमें खोल देना, उसमें कोई भी चीज मेटा डालना, कुछ भी। मुझे फेसबुक पर कोई भी मैसेज या कोई भी फोटो शेयर करने नहीं आता, इसलिए मैं फेसबुक पर बहुत ज्यादा नहीं हूं। जब कभी करना होता है तो दूसरे लोगों से करवाता हूं। बड़ा क्लियर है कि बच्चा मैं इस मामले में बहुत स्मार्ट नहीं हूं, बट थोड़ा बहुत मैंने जानकारी कर रखी है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा हम पहले चीजों को समझते हैं तो हमारा बेस तैयार होता है, और बेस तैयार होता है तो उस पर फिर घर फटाफट बनता चला जाता है। फिर आगे के टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं होती। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक वर्ड पे डिस्कस करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन। अगर आपको याद होगा तो हमारे टॉपिक का जो पहला वर्ड था वो क्या था? हमारे सिलेबस में जो पहला शब्द था वो यही था, चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी। याद करो सिलेबस को, भूल गए होगे? चैलेंज टू, तुम अपने कॉपी पर लिख लिया होगा, पढ़ सकते हो। चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी
थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। हमारा पहला टॉपिक यही है। दूसरा टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। और तीसरा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। पहला टॉपिक है चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में जानें कि कम्युनिकेशन क्या है। इसका हिंदी होता है संचार। इसका हिंदी होता है बच्चा संचार, मतलब अपनी बात को आप तक पहुंचा देना। हमारे और आपके बीच में संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। हम अपनी बात को कह रहे हैं और हमारी बात आप तक पहुंच रही है। और पहुंच रही है तो हम और आप जुड़ रहे हैं। पहुंच रही है तो हम और आप जुड़ रहे हैं। यही है कम्युनिकेशन। अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा देना या उसकी बात को अपने तक पहुंचकर समझ जाना, इसको कम्युनिकेशन। इसी को हम संचार कहते हैं, आदान प्रदान। बात के माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ये कम्युनिकेशन है। चिट्ठी भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब क्लियर है। कहा जाता है कि कम्युनिकेशन समाज की बुनियाद है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो बच्चा तो समाज संभव नहीं। मैं अगर आपसे कहता हूं टुंग पुंग फो, टुंग पुंग फो, टुंग पुंग फो, टुंग पुंग फो, किसी को कुछ समझ में नहीं। मान लो मैं मंगल ग्रह का निवासी हूं और वहां की ये मेरी भाषा है। इस भाषा का एक विशेष अर्थ है, हेलो आप लोग कैसे हो, टुंग पुंग फो। बट आप में से कोई हमारे इस क्रिया का जवाब नहीं देगा, प्रत्युत्तर नहीं देगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि मैंने क्या कहा। और वो इसलिए समझ नहीं पाया, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, संचार नहीं हो पाया, हमारी बात आप तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि आपको हमारे ग्रह की भाषा का ज्ञान नहीं है। भाषा अपने आप में संचार का माध्यम है। भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को पहुंचा देते हैं। और कैसे हैं आप लोग, मेरी बात पहुंच गई और आप लोग जवाब दे देते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन संचार का माध्यम है। इसका कोई ना कोई अर्थ होता है। मैंने पहले भी बताया है, अगर हम किसी को आंख मारते हैं उसका कोई अर्थ है। संचार मतलब अपनी बातों को, सूचना को, चीजों को दूसरे तक पहुंचाते, यही है संचार। क्लियर है? कम्युनिकेशन, मैंने अभी अभी कहा कि कम्युनिकेशन कैसे समाज का आधार है बच्चा। आप जरा सा देखो, स्लाइड को देखो। तुम्हारा साइंस यही कहता है कि पृथ्वी ढेर सारे हमारे अंतरिक्ष में गोले, गरम गरम गोले जब टूटने के बाद में आए, उसमें पृथ्वी एक था। लाखों वर्ष में ये पृथ्वी का गरम गोला ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद इसमें वनस्पति जगत आया, इसमें जीव जगत आया, और उसी जीव जगत में एक जीव था, ये जिसको हम कहते हैं ना, बंदर से हमारा उद्विकास क्रम हुआ। और यही उद्विकास क्रम में धीरे 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 मानव के रूप में हम विकसित हुए। हमारी आवश्यकताएं थी, चारों तरफ नेचर था, हमने प्रकृति का दोहन किया और अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया अकेले। लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी थी जिसको हम अकेले पूरा नहीं कर सकते थे, हमें दूसरों के सहयोग की जरूरत पड़ी। और दूसरों से सहयोग लेने के लिए उन तक अपनी बातों को पहुंचाना जरूरी था, उनकी बातों को सुनना समझना जरूरी था, एक दूसरे से कम्युनिकेशन जरूरी था।
क्रिया अंतःक्रिया जरूरी था, क्रिया अंतःक्रिया से संबंध बना, इसी संबंध से समूह बना और इसी समूह को हम समाज कहते हैं। इसी मनुष्यों के समूह को हम समाज कहते हैं। और समाज की बुनियाद है एक दूसरे के बीच का संबंध, अंतःक्रियात्मक संबंध। और अंतःक्रियात्मक संबंध की बुनियाद है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्रिया होगी। मैंने टुंग पुंग फो कहा, यहां क्रिया हो रही है। मैं पूछ रहा हूं कि आप कैसे हो, ये क्रिया है, अंतःक्रिया नहीं हो रही। क्रिया का जवाब नहीं आ रहा, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसलिए कि आप तक मेरी बात पहुंच नहीं रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक जवाब नहीं आएगा, जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक हम जुड़ेंगे नहीं, संबंधित नहीं होंगे। अंतःक्रियात्मक संबंध नहीं बनेगा, संबंध नहीं बनेगा तो समूह नहीं बनेगा, समाज नहीं बनेगा। इसलिए समाज की बुनियाद है बच्चा संचार। और संचार के कई माध्यम हैं। बातचीत संचार का एक विशेष रूप है। शुरू में कम्युनिकेशन हम लोग बातचीत के द्वारा करते थे, और उसी बातचीत में कम्युनिकेशन को सुचारू बनाने के लिए हमने भाषा का विकास किया। मनुष्य ही है जिसने भाषा को इतने समृद्ध रूप में विकसित किया। अन्य जानवरों के पास भाषा हमारे इतना समृद्ध रूप में नहीं पाई जाती है। वो भी भाषा से कम्युनिकेशन करते हैं। जानवर एक विशेष अंदाज में, जब कोई जंगल में खतरा आता है, जानवर एक विशेष अंदाज में चिल्लाता है, आवाज निकालता है, और जानवर, बाकी जानवर समझ जाते हैं कोई खतरा है और भाग चलते हैं। कम्युनिकेशन तो उसने किया, उसने कम्युनिकेशन किया, लेकिन हमारे इतना बेहतर कम्युनिकेशन उसके पास। कम्युनिकेशन के लिए उसने हमारे जैसे भाषा का प्रयोग नहीं किया। विभिन्न प्रकार के आवाजों के द्वारा वो कम्युनिकेशन करने में सफल हुआ, लेकिन हमने तो भाषा बना दिया यार, हमने तो ग्रामर बना दिया यार। राम जाता है और सीता जाती है, मोहन आम खाता है और गायत्री आम खाती है। हमने प्रॉपर ग्रामर के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से विभिन्न अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाया और विभिन्न शब्दों को जोड़कर के वाक्य बनाया, और इन वाक्यों के माध्यम से अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास किया। बातचीत संचार का एक प्रमुख तरीका है। बातचीत करके हम अपनी बातों को कह देते थे, उनकी बातों को सुन लेते थे। सामान्यतः बातचीत प्रत्यक्ष संचार का तरीका है बच्चा। जब दो लोग फिजिकली एक दूसरे के सामने रहेंगे तो बातचीत के माध्यम से संचार कर सकते हैं, लेकिन अगर दो लोग दूर दूर है तब संचार कैसे होगा? हमारे यहां पहले शादी हो जाती थी और शादी के बाद सेकेंड मैरिज होता था, गौना होता था। शादी के बाद 2 साल 3 साल तक लड़कियां इंतजार करती थी गौना का, लड़के इंतजार करते थे गौना का, तब पत्नी को देखने का मौका मिलेगा। अरे मुंह दिखाई शुरू में तो शादी के अगले दिन देख लेते थे, 2 साल 3 साल इंतजार करते थे, लेकिन उस इंतजार में भी वो कम्युनिकेशन करते थे, और उस कम्युनिकेशन का एक माध्यम था चिट्ठी। हम लोगों के बचपन में हम भी पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी के माध्यम से घर तक अपनी बातों को पहुंचाया करते थे, संचार करते थे। घर में मां का चिट्ठी आता था, हम मां को चिट्ठी भेजते थे, घर से बाकी लोगों का चिट्ठी आता था। उस समय टेलीफोन नहीं लगा था, चिट्ठी ही संचार का माध्यम था। चिट्ठी में टाइम लगता था, इसलिए जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो शुरू में कुछ और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थे। तार, टेलीग्राम और तार को संचार का माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। तार और टेलीग्राम करने के लिए आदमी को पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस से वहीं पर उसी समय अपनी बातों को सामने जहां तक पहुंचाना है वहां के पोस्ट ऑफिस में ही लगा रहता था, वहां पहुंचाया जाता था, वहां वो छप जाता था और फिर वहां का पोस्टमैन ले जाकर के दे देता था।
तो डाक के माध्यम से हमारा पत्र लिखेंगे, पत्र लिख करके लिफाफा में करेंगे, एड्रेस करेंगे, अपने डाकघर में डालेंगे। डाक जब निकलेगा कल परसों 1-2 दिन बाद, तो गाड़ी से निकलेगा, ट्रेन से निकलेगा और ट्रेन से फिर पहुंचेगा। उस समय हवाई जहाज नहीं था, फिर वहां जाएगा, फिर वहां मेन डाकघर से लोकल छोटे छोटे डाकघरों में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर वहां डाकघर से डाकिया उठा के हमारे घर में पहुंचाएगा। इसमें 1 सप्ताह का समय लगेगा, लेकिन तार या टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम बना जहां फटाक से अपनी बातों को पहुंचा दिया। और इसी संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन, जिसको हम संचार क्रांति के नाम से जानते हैं, संचार के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के विकास के साथ क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव टेलीफोन और मोबाइल के रूप में आता। पहले टेलीफोन तार वाला और फिर मोबाइल बिना तार वाला। मोबाइल भी एक प्रकार का टेलीफोन ही है, बेतार, इसमें किसी तार की जरूरत नहीं होती। मोबाइल का शब्द ही है घूमते हुए, मोबाइल रहते हुए। तो टेलीफोन और मोबाइल भी संचार का एक प्रमुख साधन है। मोबाइल वह यंत्र है जिसके माध्यम से, वह बेतार यंत्र है जिसमें कहीं कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से हम अपने किसी भी दूर के व्यक्तियों को अपनी बातों को पहुंचाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सूचनाओं को पहुंचाते हैं। और मोबाइल नहीं रहा, मोबाइल में भी इंटरनेट आ गया। ये मोबाइल है बच्चा। और इसी दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है इंटरनेट के रूप में। ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का सबसे पिक है, हालांकि इससे भी पिक है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है बच्चा? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? ध्यान में है? इंटरनेट क्या है? ये भी एक नेटवर्क है, संजाल है बातों को पहुंचाने का। आगे हम आएंगे, पहले अभी हम आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि संचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आता है बच्चा, वो है मोबाइल और फिर इंटरनेट। डन। अब हम इसको एक और नजरिए से देखते हैं, एक और चश्मे से देखते हैं, मशीन का विकास। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेट कहो, टेलीफोन कहो, ये मशीन के विकास का द्योतक है, ये मशीन के विकास को परिलक्षित करता है। सो डेवलपमेंट और मशीन एंड टेक्नोलॉजी का रूप बच्चा यही है, आपके सामने है। ये लिखने वाला नहीं है बच्चा, समझने वाला है। हमेशा ध्यान रखो, इसका पीडीएफ भले मैं आपको दे दूंगा, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, बट ये समझने वाली चीज है। लिखने वाली जो चीज, मेन जो टॉपिक है ना, वो हम लोग लिखेंगे, वो मैं आपको लिखवाऊंगा। बट जब हम डेवलपमेंट और मशीन को देखते हैं तो आपके सामने मनुष्य है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य की 2 विशेष विशेषता है जो इसको जानवरों से अलग करती है, सीधा खड़ा होने की क्षमता और हाथों की विशेष बनावट। पहले भी बता चुका हूं सोसाइटी पढ़ाते समय। किसी भी जानवर से तुलना करो, हम लोग जैसा हाथ किसी के पास नहीं है। किसी का अगला 2 पैर हमारे जैसा नहीं है। पहले तो अगला 2 पैर फ्री नहीं है, क्योंकि वो 4 पैर पे चलते हैं। हम ही वो जानवर है जो 2 पैर पे चलते हैं, 2 पाया जानवर। और हमारा ये जो अगला 2 पैर है, इसको हम हाथ कहते हैं। और हाथों की जो विशेष बनावट है, वो किसी भी जानवर के अगले 2 पैर की नहीं है। हम एक हाथ में सुई पकड़ के दूसरे हाथ से धागा लगा सकते हैं। कल्पना करो, कोई नहीं लगा सकता। हम तार जोड़ सकते हैं, कोई नहीं जोड़ सकता। ये हमारी विशेष शारीरिक क्षमता है जो जानवरों से हमें अलग करती है। और दूसरा है हमारा एक समृद्ध मस्तिष्क, माइंड, जिसमें हम थिंकिंग कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। ये भी अन्य जानवरों में नहीं होती है बच्चा, ये मानव रूपी जानवरों में ही होती है।
मनुष्य एक विवेकशील प्राणी रहा है, इसलिए वो निरंतर अपने सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करता रहा है। मनुष्य में क्रिएटिविटी की क्षमता रही है, नवाचार की क्षमता रही है, इसलिए समस्याओं के समाधान करने के क्रम में वो निरंतर कुछ नई चीजें खोजता रहा, निरंतर कुछ नई चीजें खोजता रहा। और इसी खोज की प्रक्रिया ने उसको नई नई चीजों को विकसित करने का अवसर दिया। शुरू में हम भी भूख की जरूरत को पूरा करने के लिए जंगलों में जाते थे, हमारे साथ बंदर भी होते थे, लोमड़ी भी होती थी और हम भी होते थे। बंदर फटाक से पेड़ पर चढ़ जाता था और पेड़ से फल तोड़ के खा लेता था, क्योंकि उसके पास विशेष शारीरिक क्षमता थी पेड़ पर चढ़ने की। लोमड़ी इंतजार करता था, फल अब गिरेगा, नहीं गिरता था तो निराश होकर चला जाता था। हम भले पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे, जितना चढ़ सकते थे उतना चढ़ के हमने तोड़ा, लेकिन जहां तक नहीं चढ़ सकते थे वहां तक हमने इंतजार नहीं किया लोमड़ी की तरह। हमने कुछ सोचा, थिंकिंग किया, इनोवेशन किया, आइडिया डेवलप किया। एक पेड़ काटा, एक डंडा काटा, डंडा में एक छोटे डंडे को बांधा और ऐसे पकड़ के फंसा दिया, सीढ़ी बना दिया, सीढ़ी लगा के चढ़ गए। इस तरह से निरंतर हम कुछ न कुछ चीजों का आविष्कार करते रहे, निरंतर कुछ न कुछ भौतिक चीजों का आविष्कार करते रहे। सीढ़ी बनाया, पलंग बनाया, टेबल बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई। और उसी क्रम में हमारी एक बहुत ही महान अद्भुत आविष्कार रहा मशीन का। मशीन, और इस मशीन में जो पहला मशीन आया बच्चा, उसने हमारे शारीरिक श्रम को रिप्लेस किया। तो शारीरिक श्रम को, शरीर के काम को रिप्लेस करने वाला इज कॉल्ड मशीन। अब जिस काम को 50 लोग मिलकर करते थे, उसको एक मशीन ने करना शुरू किया। एक बड़ा सा राक्षस टाइप का मशीन लगा दिया गया कारखाना में, और वो 100 लोगों का काम करने लगा। बस आकर के बटन दबा दिया जाता था, मशीन घर 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 करके चलने लगता था, वो 100 लोगों का काम करने लगता था। मशीन ने पहली बार 100 लोगों के काम को रिप्लेस किया। मशीन ने शारीरिक श्रम को रिप्लेस किया। बट जो मशीनीकरण हुआ बच्चा, उसमें बौद्धिक श्रम रिप्लेस नहीं हुआ। बट हम भी चुप बैठने वाले नहीं थे, हम लगातार अपने बुद्धि की जगह मशीन का प्रयोग करना चाहते थे। शुरुआत में हमने उसके लिए भी काम किया और कैलकुलेटर बना दिया। कैलकुलेटर ने मस्तिष्क को रिप्लेस किया, मशीन ने शरीर को रिप्लेस किया, कैलकुलेटर ने मस्तिष्क को रिप्लेस किया। बट पूरा नहीं, गणना, कैलकुलेट करना। मस्तिष्क को रिप्लेस करने के लिए और बहुत सारी चीजों के रूप में मस्तिष्क के क्रियाकलापों को रिप्लेस करने के लिए हमने कंप्यूटर का आविष्कार किया। कंप्यूटर भी हमारे मस्तिष्क को रिप्लेस करने वाला एक यंत्र है, जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सूचनाओं को लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसमें हम फोटोग्राफी वगैरह ढेर सारी चीजें बना सकते हैं, ढेर सारा सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसमें बहुत सारी चीज कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। जो काम दिमाग करता है वो सब कुछ हम उसमें कर सकते हैं। तो भी जो बुद्धि है वो रिप्लेस नहीं हो पा रही है कंप्यूटर तक। और अब बुद्धि को भी रिप्लेस करने का काम हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा संभव हो पा रहा है। उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैलकुलेटर, कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार की बुद्धि है, आर्टिफिशियल बुद्धि है। बुद्धि हमारी वह मानसिक क्षमता है। व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट इज माइंड। मैंने पीछे क्लास लेते समय आपको
ऐसे ही बातों बातों में इन सब चीजों के बारे में बताया। माइंड जो है वो मानव की वह विशेष क्षमता है जिसके बल पर वह कल्पना करता है, तर्क करता है, चिंतन करता है, सब कुछ करता है। बट ये माइंड सूचनाओं को स्टोर करता है। माइंड में एक मेमोरी होता है, एक इंटेलिजेंस बुद्धि क्या है? हमारे पास माइंड तो है लेकिन हम बहुत बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि क्या है? बुद्धि माइंड की क्षमता है। माइंड शरीर की क्षमता है, शरीर की एक विशेष क्षमता है, और बुद्धि माइंड का क्षमता है, माइंड का किंग है। हमारे माइंड में जो माइंड का जो राजा है वो बुद्धि है, बॉस है। माइंड बुद्धि की वो क्षमता है जिसके बल पर हम तर्क कर सकते हैं, रीजनिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी प्रक्रियाओं को करने की क्षमता जो हमारे माइंड में है, जो माइंड करता है वो बुद्धि के बल पर करता है। जिसके पास बुद्धि शार्प है उस पे क्षमता ज्यादा है। ये है बुद्धि। इसलिए कैलकुलेटर तो हमने बना डाला, कंप्यूटर तो हमने बना डाला, लेकिन पूरी तरह से बुद्धि को हमने रिप्लेस नहीं किया। लेकिन आज हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के इस एडवांस लेवल पर हमने एक आर्टिफिशियल बुद्धि को भी बनाना शुरू किया। अब हमें आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे संभावित खतरे उत्पन्न होने वाले हैं। आने वाले 2-3 साल बाद हमारे यूपीएससी के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसके कई तरह के अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम दोनों सामने आएंगे। आजकल देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लोगों का वॉइस, लोगों का डायलॉग बना दिया जाता है। एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा रहा जहां एक प्रधानमंत्री एक जगह पर नाचते हुए नजर आए। पता चला वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो सोचो कितना बड़ा घपला करने वाला, कितना बड़ा मिसयूज इसको किया जा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किसी के आवाज में बहुत सारी बातों को डब किया जा सकता है, आपत्तिजनक बातों को डब किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने ये कहा, पता चला हमारे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति का कोई बयान, कोई भाषण चारों तरफ वायरल हो जाए, जिसमें अफवाह फैल जाए। बाद में जांच से पता चलेगा कि यह बात हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं कही है, ये उनकी आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संभव बनाया गया है। सोचो कितना बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। प्रारंभिक दिनों में कई प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी। हमारे आपके कोचिंग में अब नोट्स बनाने के लिए हम लोग नहीं रखेंगे यार। अब तो हम 5 ठो किताब को डालेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कहेंगे बना लो, सारे को मिलाकर के एक शानदार नोट्स तैयार कर दो, नोट तैयार हो जाएगा किसी भी टॉपिक पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकीय विकास, तकनीकी विकास का वह रूप जिसके द्वारा, वह मशीन जिसके द्वारा बुद्धि को रिप्लेस करने का काम किया जाए, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जनरल शब्दावलियां हैं, जनरल बातें हैं। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां तक बच्चा हम आ गए। अब हम एक वर्ड पे चर्चा कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन क्लियर है? कम्युनिकेशन के लिए एक नेटवर्क होता है ना, कम्युनिकेशन का नेटवर्क जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क एक व्यवस्थित तंत्र है जिसके माध्यम से संचार संभव होता है लोगों के बीच, संगठनों के बीच, समूहों के बीच संचार को संभव बनाने वाला जो नेटवर्क है, इसको कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें सूचनाओं का भी संचार संभव होता है, इसमें डेटा का संचार संभव होता है। एक जगह से दूसरी जगह डेटा को
पहुंचा दिया जाता है। इसको कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क एक व्यवस्थित तंत्र है जो जगहों, लोगों और संसाधनों के बीच संचार को संभालता है, जिससे जानकारी और डेटा दोनों ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। कम्युनिकेशन नेटवर्क के कई रूप है, यहां पर इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है कि व्हील कम्युनिकेशन क्या है, चेन नेटवर्क क्या है, सर्किल नेटवर्क क्या है, इसकी कोई जरूरत नहीं, बट कम्युनिकेशन नेटवर्क समझ में आ गया होगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क, अब हम कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं बच्चा, तो हमारे लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क का माध्यम कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर की बात है दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे की तीसरे में, तीसरे की चौथे में, मोबाइल नेटवर्क, ये भी तो नेटवर्क है। एक मोबाइल की सूचना दूसरे मोबाइल में, दूसरे मोबाइल की सूचना तीसरे में, एक नेटवर्क का जाल बनाना पड़ेगा ना। हमने अपने घर में एक कंप्यूटर लगाया। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन जो कैलकुलेटर से अधिक कारगर है। उसमें केवल कैलकुलेटर नहीं होता, उसमें हम चीजों को टाइप कर देते हैं, टाइप करके सेट कर देते हैं, सेट करके अलग अलग सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो अलग अलग शेप में आ जाता है, सेटिंग हो जाती है। उसमें हम फोटो बना जाते हैं फोटोशॉप में जाकर के, उसमें बहुत सारी मल्टीपल क्रियाकलापों को हम संभव बनाते हैं उस मशीन में। उस मशीन में एक डेटा स्टोर होता है जहां पर हम अपने सारे सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, जमा करते हैं, वहीं रखा रहता है वो। जीबी टीबी होता है ना, 10 जीबी, 15 जीबी, 20 जीबी, इतना बड़ा एक तरह से डेटा का अलमीरा कहो यार, बक्सा कहो, बॉक्स कहो, जितना बड़ा बक्सा उतना ही बड़ा डेटा उसमें रहता है, सब कुछ उसमें रखा जाता है। फिर एक दिन हमने क्या किया कि हमने अपने एक कमरे के अलावा दूसरे कमरे में भी इसी तरह का कंप्यूटर लगा दिया, उस पर भी काम करने लगे। लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि हम अपने कंप्यूटर से डेटा को पेन ड्राइव में उठाते थे और फिर दूसरे कंप्यूटर में डालते थे जब कभी जरूरत पड़ती थी। तो हमने एक नेटवर्क डेवलप किया। हमने अपने कंप्यूटर के से दूसरे वाले कंप्यूटर में तार के माध्यम से, सीपीयू में तार के माध्यम से कनेक्ट कर दिया। अब हम अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज लेकर के दूसरे कंप्यूटर में चाहें तो उसमें सेंड कर सकते हैं। दूसरा कंप्यूटर वाले हमारे कंप्यूटर का अपने स्क्रीन, बहुत कॉमन चीज है जो आप डेली करते हो, मैं आपको कम्युनिकेट करना। दूसरा वाला कोई कंप्यूटर खोलेगा, उस पर मेरा वाला कंप्यूटर के सिस्टम को ओपन करेगा तो मेरे कंप्यूटर में जो जो चीजें हैं उसको दिखने लगेगी। जो चीजें उसको लेना है वो फाइल को खोलेगा, फाइल खोल करके उसकी कॉपी करेगा और अपने वाले पर डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देगा। अगर हमारे घर में 10 कमरे हैं और 10 कमरे में कंप्यूटर लगे हुए हैं, हमारे घर 4 मंजिला है, हर मंजिले पर 5-5 कंप्यूटर है, 16 कंप्यूटर हमारे घर में है, 20 कंप्यूटर हमारे घर में है, हर कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ हमने जोड़ दिया, ये बना नेटवर्क। और उसके माध्यम से हम सूचनाओं का संचार करने लगे, ये बना कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक रूप मोबाइल से जुड़ गया, मोबाइल नेटवर्क, ये भी है कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक रूप। कम्युनिकेशन नेटवर्क के ही ये सब रूप है। कंप्यूटर है, इसमें मोबाइल है, इसमें गेटवे, आईपी राउटर्स है, ठीक है। ये सभी अलग अलग कंप्यूटर पर बैठे हुए यूजर हैं। ये कंप्यूटर पर बैठा हुआ यूजर अलग है, ये यूजर अलग है, ये मोबाइल वाला है, सबका नेटवर्क। नेट मतलब जाल, संजाल, इसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसको हम नेटवर्क कहते हैं। कई लोगों की एक दूसरे से बातचीत करने, सूचनाओं को भेजने, संचार, और उस जाल को जिसके माध्यम से हम भेजते हैं बच्चा, उस पूरे को हम संचार संजाल कहते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं।
सामान्यतः कम्युनिकेशन नेटवर्क के दो रूप होते हैं इन जनरल। एक मोबाइल नेटवर्क, ये भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है, हम मोबाइल पे बोलते हैं, फिर वो टावर में जाता है, ये टावर से फिर दूसरे टावर में भेजता है, दिल्ली के टावर में जाएगा, दिल्ली के टावर से आपके गांव के टावर में जाएगा, आपके गांव का टावर इस वॉइस को कैच करेगा, कैच करके फिर जो भी उसके रेंज में मोबाइल होगा वहां तक पहुंचाएगा और आपकी बात वहां सुनाई देगी, उनकी बात इसी प्रक्रिया में आपको सुनाई देगी। इस तरह से टावर के माध्यम से सभी देश के सभी मोबाइल को एक दूसरे के साथ जो जोड़ा गया ना बच्चा, इसको मोबाइल नेटवर्क, इसको मोबाइल नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क के दो रूप हो गए, मोबाइल नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क संभव कैसे हुआ? अभी तो हमने अपने घर में तार के माध्यम से जोड़ दिया बच्चा, ये तो बड़ा आसान है एक कंप्यूटर का। लेकिन हमने तो अपने अब कंप्यूटर को एक घर नहीं, एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटर में अपने डेटा को हम भेज सकते हैं। ये तार अब ऐसे ही नहीं लंबा बिछाया गया, हम अपने कंप्यूटर से अमेरिका के कंप्यूटर में अपने मैटर को भेज सकते हैं। और अब तो मोबाइल में भी कंप्यूटर का फीचर डाल दिया गया, मोबाइल में भी हम बहुत सारी चीजें टाइप कर देते हैं और एक दूसरी जगह सूचना फोटो भेज देते हैं। ये जो नेटवर्क बनाना ये कैसे संभव हुआ? यहां से अमेरिका, अमेरिका से लंदन, लंदन से इंडिया, इसी को हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट, इस सारे नेटवर्क को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया। अमेरिका, लंदन, सब जगह तार बिछाया गया बच्चा, समुद्र के अंदर तार चल रहा है और तार के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। आपके घर में अगर इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो तार के माध्यम से आता है। ये बात अलग है कि आपके घर में आया और आपके कंप्यूटर में जुड़ गया, कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्टेड हो गया। अगर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, मतलब कंप्यूटर केवल टाइप करेगा, मैटर रखेगा। एक कंप्यूटर का बिना इंटरनेट के, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से तार से जोड़ दिया गया, वहां इंटरनेट नहीं है, वहां इंटरनेट नहीं है। एक कंप्यूटर का मैटर दूसरे कंप्यूटर में जाएगा। 8 कंप्यूटर है, 8 को तार से जोड़ दिया गया, 8 का मैटर 8 कंप्यूटर तक सीमित होगा। वो मैटर अमेरिका के कंप्यूटर में कैसे जाएगा? उसके लिए तार तो अमेरिका तक बिछाना होगा ना बच्चा। अमेरिका तक तार बिछाया गया है, लंदन तक तार बिछाया गया है, समुद्र के अंदर पूरे तार का जाल बना करके पूरी दुनिया को जोड़ दिया गया है इंटरनेट के माध्यम से। आप कहोगे कि ये जाल तार आता कैसे है? अगर आपने एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन लिया, लिए होंगे आप, लेते हैं आप, तो एयरटेल वाला आपके घर तक तार लेकर के आता, एक मशीन लगाता है, उसमें से तार निकलता है और आपके कंप्यूटर में जुड़ जाता है। या आजकल राउटर्स आ गया, मतलब आपको अब कंप्यूटर से तार को, इंटरनेट के तार को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। लेकिन जब रेंज में रहेगा तभी पकड़ेगा। इंटरनेट से जुड़ने के लिए वही वाईफाई आपने सुन रखा होगा, जब आप अपने इंटरनेट में जाते हैं। और अब मोबाइल में भी चूंकि बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारी सूचनाएं मोबाइल में, अब मोबाइल अब केवल बातचीत का माध्यम नहीं रह गया है बच्चा, मोबाइल में बहुत सारे सूचनाओं के आदान प्रदान करने का माध्यम रह गया है। फोटो भेज सकते हैं, मैटर टाइप करके भेज सकते हैं। मोबाइल में अब ढेर सारे टाइप से लेकर के बहुत सारे स्टोरेज बना दिए गए, डेटा स्टोर मोबाइल में भी बना दिया गया, 10 GB, 20 GB, 25 GB, 50 GB। अब मोबाइल को भी इंटरनेट से जोड़ दिया गया। तो तुम कहोगे मोबाइल में तार कहां जुड़ा होता है? तो चूंकि मोबाइल में आपकी बातों को एक दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, मैंने पहले ही बताया, ये पहुंचाने के लिए जो टावर लगे हुए हैं ना, ये देखो, जो आपकी बात को वेब के माध्यम से पकड़ते हैं, फिर वहां भेजते हैं वहां के टावर में, तो इसी के माध्यम से इंटरनेट को भी, मोबाइल है आपके पास, टावर आपकी बात को पकड़ेगा, आपके गांव तक पहुंचाएगा, इंग्लैंड अमेरिका तक पहुंचाएगा आपकी बात को। लेकिन
सूचनाओं को तब तक नहीं पहुंचाएगा। आपके में मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा तो आपको उसका अलग से रिचार्ज करवाना होगा। मोबाइल डाटा उसका एक अलग होगा। नहीं तो आपके घर में अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो उससे आप जुड़ सकते हो। जब आप इंटरनेट अपने मोबाइल में जाते हैं तो आप वाईफाई पे क्लिक करते हैं तो आपके अगल बगल जितने भी इंटरनेट कनेक्शन वाले लोग हैं उनका नाम दिखने लगता है। आपका अपने घर का इंटरनेट कनेक्शन जो है, वाईफाई जो भी जिस नाम से भी है, वो नाम दिखने लगेगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालोगे तो आपका मोबाइल उस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। अब उस इंटरनेट के जाल से कनेक्ट हो गया। अब उसके माध्यम से आप अपनी सारी सूचना, सारी बातें, सारा फोटो दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में भेज सकते हो, किसी भी मोबाइल में भेज सकते हो। तो मोबाइल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, डन। ये है इंटरनेट, इसलिए हमने इसको कहा टावर। ये इंटरनेट, इंटरनेट जिसमें पूरे दुनिया के कंप्यूटर, इंटरनेट में मोबाइल वाला भी जुड़ गया, अगर इंटरनेट से है तो पूरे दुनिया के कंप्यूटर जुड़े। इससे मैं एक बार आपको समझाने का प्रयास करता हूं दूसरे स्लाइड में। यह है कंप्यूटर और यह है कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें कई लैपटॉप या कंप्यूटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे कंप्यूटर। यही नहीं, ये 10 नहीं, पूरे विश्व के कंप्यूटर, ये ग्लोबल पूरे विश्व का फोटो है। इसमें हजारों, लाखों, करोड़ों, सारा जो चाहता है इससे जुड़ सकता है। कोई भी कंप्यूटर यदि चाहता है तो इस ग्लोबल कंप्यूटर के नेटवर्क से जुड़ सकता है। बस इसके लिए उसको इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा। इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ा गया है। आपका अपना वाला कंप्यूटर है, नया नया खरीदे है, आप भी इंटरनेट के माध्यम से उससे घुस गए। घुसते ही आप पूरे दुनिया के कंप्यूटर से कनेक्ट हो गए, पूरे दुनिया के कंप्यूटर से कनेक्ट हो गए। अब एक अलग दुनिया, इसी दुनिया को बच्चा कहते हैं हम साइबर वर्ल्ड, वेब दुनिया, वेब वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड। यहां पूरी दुनिया के कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी इस इंटरनेट के संजाल में कनेक्ट है, सब जुड़ा हुआ है। ये एक अलग दुनिया, ये एक आभासी दुनिया। इस दुनिया में भी कम्युनिकेशन होता है। धरती पर हम बातचीत के माध्यम से, चिट्ठी पत्री के माध्यम से कम्युनिकेशन तो करते हैं, लेकिन ये एक कम्युनिकेशन का नया माध्यम है इंटरनेट, जहां पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़ गए। आपको भी जुड़ना है, आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना है, इंटरनेट कनेक्शन लेकर के उसके साथ जुड़ जाना है। अब कोई भी सूचना आप चाहें तो पार्टिकुलर किसी के इंटरनेट के माध्यम से, उसका ईमेल आईडी आपको चाहिए, उसको मेल कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, या चाहे तो पूरी दुनिया में डाल सकते हैं। पूरा दुनिया देखे, ओपन कर दीजिए, भेजिए मत। ईमेल के माध्यम से किसी को भेजते हैं, लेकिन अगर आप ओपन कर देते हैं तो कोई देख सकता। यही है बच्चा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में मेनली 2 तरह के नेटवर्क हैं। मेनली ऐसे कई नेटवर्क हैं बच्चा, बट समझने के लिए, एक को हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, और एक को हम कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है 10-20 कंप्यूटर एक लोकल एक दूसरे से कनेक्ट है, भी कंप्यूटर नेटवर्क है। और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब बहुत बड़ा, पूरा विश्व के कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, इसको वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर भी कई है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, समझ में आ रहा है, जहां एक शहर के पूरा का पूरा
क्षेत्रीय एरिया नेटवर्क कई तरह के होते हैं, बट नॉर्मली लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, हमारा मेन रिलेशन है वाइड एरिया नेटवर्क से। ये है कम्युनिकेशन नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, छोटे क्षेत्र में कंप्यूटरों और उनके उपकरणों को जोड़ता है, छोटे क्षेत्र में जोड़ता है, जो डेटा, फाइल और प्रिंटर को साझा करने और एक दूसरे से संचार करने की सुविधा प्रदान करता है। मैं अपने कंप्यूटर में, एक ही प्रिंटर है, 20 कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, मैं अपने कंप्यूटर पे कोई पेज निकालूंगा, प्रिंट में जाऊंगा, प्रिंट का बटन दबाऊंगा, उस प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा, और दूसरा कंप्यूटर वाला टाइपिस्ट भी चाहे तो उसी प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकता है। प्रिंटर भी सब जुड़ा हुआ है, डेटा, फाइल, प्रिंटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ संचार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। और अगला है वाइड एरिया नेटवर्क, एक बड़े भू क्षेत्र को कवर करने वाला नेटवर्क, एक बड़े भू क्षेत्र को कवर करने वाला नेटवर्क है जो विभिन्न स्थानों के बीच डेटा कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है। और यहीं पर बच्चा आ गया इंटरनेट। देख रहे हो, ये लैंड लोकल एरिया नेटवर्क है, इंटरनेट के माध्यम से कई लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जुड़ गया पूरा। इस तरीके से पूरे दुनिया के कंप्यूटर आज के डेट में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये जुड़कर एक नई दुनिया को बनाते हैं। इस दुनिया में भी दनादन संचार हो रहा है मोबाइल में। इस इंटरनेट को यूज करके कंप्यूटर, मोबाइल, सब कई साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, कोई मैटर, किसी भी चीज पर भेजना हो हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं। आज इंटरनेट संजाल जो है वह हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह एक अलग दुनिया है और आज हम लगातार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पर निर्भर होते जा रहे हैं, इस पर निर्भर होते जा रहे हैं। संचार पर तो समाज निर्भर है ही बच्चा। मैंने पहले भी कहा कि कम्युनिकेशन के बिना समाज संभव नहीं है। कम्युनिकेशन है तभी हम अपनी बातों को, अपनी चीजों को एक दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लेकिन अब हम इस कम्युनिकेशन के लिए मशीन पर निर्भर हो गए, इतना ज्यादा इस पर निर्भर हो गए हैं, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, कि आज हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधियों में एक केंद्रीय है और हमारे हर तरह के संचार को ये संभव बनाता है। हम हर तरह के संचार के लिए आज इसी पर अधिक निर्भर है, अधिक निर्भर है, अधिक निर्भर। मोटा मोटी आपको एक आइडिया मिला होगा इन सब चीजों के बारे में। कुछ टर्मिनोलॉजी बच्चा हम लोग इसके बारे में देखते हैं, उसकी कुछ चर्चा करते हैं, थोड़ा थोड़ा, दो दो शब्दों में, बहुत ज्ञान की बात नहीं, पर थोड़ा थोड़ा हमें जानना चाहिए। सबसे पहला एक शब्द है इंफॉर्मेशन, आपके सामने स्क्रीन पर भी है। सूचना बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमारा ज्ञान है, नहीं, जो जानकारियां हैं वो सूचना है। वही जानकारी जब एक दूसरे को पहुंचाते हैं तो सूचना का संचार हो गया। जब सूचना एक दूसरे तक पहुंचाई जाती है तो पहुंचाना जो है ना, संचार है, कम्युनिकेशन है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। संचार हम लोग पढ़ चुके हैं, संचार के बारे में अभी अभी हमने बताया, इसको कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनिकेशन के कई माध्यम होते हैं, इसको मीडिया। कम्युनिकेशन के कई माध्यम होते हैं, क्योंकि बिना बातचीत, भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम है। भाषा तो बेसिक माध्यम है बच्चे। इसी भाषा पर पूरा का पूरा समाज में कम्युनिकेशन केंद्रित रहा। लेकिन हम जरा फॉर्मल रूप में हम बात करें
तो न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, रेडियो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है, लाउड स्पीकर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है। ऐसे बोलेंगे 2-4 लोग सुनेंगे, लाउड स्पीकर पर बोलेंगे तो हजारों लोग सुनेंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लाखों लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा देते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, टेलीविजन कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है, कंप्यूटर, लैपटॉप, रेडियो, मैगजीन, कुछ भी, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन के माध्यम है। यहां एक व्यक्ति मास से जुड़ता है इस कम्युनिकेशन के द्वारा, इसलिए इसको मास मीडिया कहा जाता है बच्चा। जब हम मीडिया की बात करते हैं, ये मास मीडिया है जो व्यक्ति को पूरे मास से जोड़ता है और सूचनाओं को पूरे मास तक संचारित किया जाता है। यह है मीडिया। मीडिया के बाद बारी आती है बच्चा कंप्यूटर की। क्लियर है? कंप्यूटर एक यंत्र है, एक मशीन है, इसमें बहुत सारे क्रियाकलापों को संपादित किया जाता है। इसमें टाइपिंग होती है, फोटो बनाया जाता है, सूचनाओं को रखा जाता है, रिकॉर्डिंग करके उसमें रखा जाता है। क्लियर है? कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर पर अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्रामिंग। अब अगर फोटो पे काम करना है तो एक अलग उसका प्रोग्राम होगा, अलग सॉफ्टवेयर होगा। फोटोशॉप में जाते हैं और फोटो में हम लाल, पीला, काला सब कुछ करते हैं। तो कंप्यूटर के अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग है। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, छोटा छोटा अर्थ, इस पर ज्यादा गहराई में नहीं जाना। कम्युनिकेशन नेटवर्क, संचार करने का जो नेटवर्क बनता है इसको हम कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। मोबाइल नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, ये पीछे चर्चा कर चुके हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, क्लियर है? लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और इस नेटवर्क के माध्यम से पूरी दुनिया इस मशीनों के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से क्या हो गया? एक दूसरे के साथ जुड़ गई। पूरी दुनिया जुड़ गई और एक अलग वर्ल्ड बना। इसको हम साइबर वर्ल्ड कहते हैं। और ये दुनिया जुड़ी कैसे? इंटरनेट के माध्यम से। लैंड, वर्ल्ड, इसका केंद्र क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट, और इस इंटरनेट के माध्यम से जुड़ करके जो पूरी दुनिया बनी इसको हम वेब वर्ल्ड कहते हैं, इसको हम साइबर वर्ल्ड कहते हैं बच्चा। इसमें कई जुड़े हुए, कई कंपनियां जुड़ी हुई है, कई लोग जुड़े हुए हैं पूरे दुनिया के। एक अलग वर्ल्ड है जहां कम्युनिकेशन हो रहा, बातचीत हो रही, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा, फोटो भेजा जा रहा, सब कुछ हो रहा, गपशप हो रहा, गीत गाए जा रहे, सुनाए जा रहे लोगों को। ये पूरी दुनिया साइबर वर्ल्ड कहलाती है, ये पूरी दुनिया वेब वर्ल्ड कहलाती है। ये भौतिक संसार है और दूसरा वाला साइबर संसार, ये है साइबर। इस भौतिक दुनिया में भी बच्चा घर है, मोहल्ला है। इस साइबर वर्ल्ड में भी लोगों का घर है, मोहल्ला है। इस साइबर वर्ल्ड में भी लोगों का पता है, अलग अलग लोगों का घर और पता, मोहल्ला। साइबर वर्ल्ड में अलग अलग मोहल्ले का नाम है। इसको हम WWW वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग मोहल्ले के नाम, अलग अलग जगह के नाम को परिलक्षित करता है। ये एड्रेस है, ये www.falada.com। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इस
साइबर वर्ल्ड में घर है, कोई जगह है, कोई उसका एक एड्रेस होता है, एड्रेस होता है ना, आईपी एड्रेस जिसको हम कहते हैं ना, वेबसाइट का एड्रेस, वो एड्रेस है, पता है। इस पूरे साइबर वर्ल्ड में आपको अगर ओपनली खोजना है, गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, राइट। अगर इस साइबर वर्ल्ड में डायरेक्ट खान ग्लोबल स्टडीज के साइट पर क्या है, किसी अन्य कोचिंग संस्थान के स्टडीज के साइट पर क्या है, उसके पास क्या क्या सूचना है, उसमें घुसना है। तो साइबर वर्ल्ड में कैसे खोजोगे बाबू? तो आप उस मोहल्ले में जाओगे, उस मोहल्ले के उस घर में जाओगे, उस एड्रेस पर जब क्लिक करोगे तो सीधे आप पार्टिकुलर पांडे जी के घर चले गए, एस पांडे के घर चले गए। अब एस पांडे ने अपनी वेबसाइट में जितनी भी सूचनाएं डाल रखी है, आप वहां तक पहुंचे। अब देखिए, कुछ चीजों को उन्होंने फ्री रखा है, तो पांडे सर की वेबसाइट पे जो फ्री है वो देखिए। कुछ चीजों को देखना है तो उन्होंने लॉक लगा रखा है, परचेज कीजिए, खरीदिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? पांडे जी के घर में घुस गए, पांडे जी के घर में घुस गए तो घर में घुसने का पता होगा तभी तो घर में घुस पाओगे। वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से आप घर में घुसे हो, फिर पांडे जी के वेबसाइट के एड्रेस के माध्यम से पार्टिकुलर उस वेबसाइट में घुसे, उस मोहल्ले में घुसे, उस घर में घुसे। उस घर में अलमीरा है बड़ा सा, बक्सा है बड़ा सा, जिसमें पांडे जी ने अपनी सूचनाओं को रखा है। तो बड़ा वाला बक्से को क्या कहते हैं? बड़े वाले बक्से को सर्वर कहते हो बच्चा, बड़े वाले बक्से को सर्वर कहते हो। सर्वर वो बड़ा वाला बक्सा है जिसमें सूचनाओं को रखा जाता है और सूचनाओं को फैलाया जाता है। जो बक्सा है जिसमें रखा जाता है उसको हम डेटा स्टोर कहते हैं। हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है ना, इतना जीबी, इतना जीबी, इतना जीबी, इतना टीबी का डेटा स्टोर मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, हमारे इंटरनेट में भी हम वेबसाइट बनाते हैं उस पर भी होता है। वहां पर डेटा स्टोर में हमारे, जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे डेटा स्टोर में सारा सूचना पड़ा हुआ है, आप वहां जा सकते हो, देख सकते हो। इस तरह से साइबर वर्ल्ड में लाखों करोड़ों घर है, अरबों घर है, जितने लोग उससे जुड़े हैं सबका घर है, सबका वेबसाइट है। वेबसाइट में दो तरह की सूचनाएं, एक को हमने लॉक कर रखा है और एक को हमने ओपन कर रखा है। जो लॉक कर रखा है उसको सब नहीं देख सकते हैं, ओपन कर रखा है मतलब सब देख सकते हैं। अब वो साइबर वर्ल्ड में घूम रहा, ओपन हो गया हमारे साइबर वर्ल्ड में। कोई भी जाकर के उस सूचना को देख सकता है। उसके लिए अब केवल पांडे सर के वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी देख सकता है। हमने खुला कर दिया साइबर वर्ल्ड में। उसको देखने का दो तरीका है बच्चा, एक वेब ब्राउजर और एक सर्च इंजन। सफारी एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, राइट। और गूगल क्रोम में जाते हो, सफारी में जाते हो, वहां पर एक गूगल का सर्च इंजन दिखाई देता है, तो सर्च इंजन को यूज करते हैं। सर्च इंजन में अपना कुछ एड्रेस या सूचना डालोगे, सर्च इंजन में आपको खोजना है इंटरनल सिक्योरिटी बाय डॉक्टर एस पांडे। अगर हमने ओपन नहीं रखा है तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमने ओपन रखा है तो आप सर्च इंजन में जैसे ही डालोगे ना, क्योंकि ओपन है। बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना बड़ा बड़ा डेटा स्टोर बना रखा है, बहुत बड़ा बड़ा सर्वर, और इस तरह की ढेर सारी सूचनाओं को रख रखा है।
कई अन्य कंपनियों के डेटा से सब कनेक्ट है, इतना ज्यादा है कि उसमें जैसे ही डालोगे तो सर्विस प्रोवाइडर है। वेब ब्राउजर के माध्यम से आप सर्च इंजन में जाते हो, वेब ब्राउजर क्या, वेब ब्राउजर के माध्यम से सर्च इंजन में जाते हो और सर्च इंजन में जाकर के कोई भी सूचना टाइप करते हो और साइबर वर्ल्ड से कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फोटो आपको प्राप्त हो जाती है। सर्वर क्लियर है? सर्वर बड़ा वाला घर जिसमें रखा जाता है चीजों को, बड़ा बड़ा और बड़ा बड़ा, बड़ी 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 कंपनियों ने और बड़ा बड़ा घर बना रखा है। गूगल का अपना बहुत बड़ा सर्वर होगा, होगा या नहीं होगा? बहुत सारे लोग अपने सर्वर, बड़े वाले सर्वर में से किसी सर्वर को किराए पे दे देते हैं। इतना बड़ा हमने सर्वर बना रखा है, उसमें छोटे छोटे घर को किराए पर दे दिया, आइए आप इसमें रखिए। सुनते होंगे ना, सर्वर किराए पर लेना, रेंट पे लेना। सर्वर मतलब घर। वेब ब्राउजर, सर्च इंजन। अब सर्च इंजन में जाओगे तो सर्च इंजन में ओपन सूचनाएं या किसी वेबसाइट को डालना होगा। सर्च इंजन में जाकर तुम वेबसाइट को डायरेक्ट हमारा पता डाल सकते हो, पता मतलब वेबसाइट, वेबसाइट। और वेबसाइट का जैसे डालोगे आप हमारे घर में आ गए सीधे। हम आपको कहीं इधर उधर भटकने नहीं दिए, उस मोहल्ले में, उस दुनिया में। मोहल्ले में भी सूचना है, दुनिया में भी सूचना है, लेकिन आप सीधे जैसे ही हमारा एड्रेस डाले हमारे घर में चले आए, वेबसाइट। हमारे घर में चले, वहां पर हमारा डेटा स्टोर खोले, उसमें ढेर सारा सूचना पड़ा हुआ, आप देख सकते हो। क्लियर है? एक और टेक्नोलॉजी है बच्चा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। वो साइट्स जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह या संगठन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते, उस साइट्स को सोशल नेटवर्किंग साइट्स की संज्ञा दी जाती है। अभी तक हम लोग फिजिकली यहां सामने बैठ के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते थे, अब ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिए गए जहां जाकर के हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इंडियन सोसाइटी में सोशल नेटवर्किंग साइट्स को मैंने आपको पढ़ाया था, समाज पर क्या इसका प्रभाव है भी बताया था। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण हैं। ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण हैं। दिस वन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, देखिए ये जितने भी है ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। इनके माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं, फोटो को शेयर करते हैं, गीत संगीत को शेयर करते हैं, कुछ भी शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, बट फिजिकली अवेलेबल नहीं। हम डालते हैं, फेसबुक देखते हो, हमको जो शेयर करना होता है, हर जगह जाते हो तो उसमें शेयर करने का ऑप्शन, अपनी बातों को कहने का ऑप्शन, आप अपनी बातों को कहते हो, जहां तक पहुंचाना चाहते हो वहां तक पहुंचता है, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचता है, वो आपकी बातों का जवाब देते हैं, इस तरह से इंटरेक्शन होता है। इसका सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज यह बहुत ही प्रभावी भूमिका में है और समाज का एक प्रमुख घटक है। ये दुनिया के लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, जहां इसके माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। ये भी संचार का एक माध्यम है, इसमें हम गपशप आदि आदि टाइप का संचार करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये है बच्चा साइबर वर्ल्ड से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें।
कंप्यूटर नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इनके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपनी बातें कहते हैं। और इस तरीके से साइबर वर्ल्ड में एक सिस्टम बना हुआ, इस तरह से हमारे समाज में एक सिस्टम बना हुआ। हमारे समाज में हम सब एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे समाज में अंतःक्रिया करने के नियम है, क्रिया अंतःक्रिया में हम इन नियमों का पालन करते हैं। ऐसा हम कभी कुछ नहीं करते हैं जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे। क्रिया अंतःक्रिया में हम किसी का सामान छीन लिए, वो चुराना कहलाएगा, डकैती कर लिए, गोली मार दिए, मर्डर कर दिए, किसी का घर लूट लिए, ये सब क्राइम है। हमारी सरकार ने इसको अपराध के रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि ऐसा करने से समाज की व्यवस्था बाधित होगी, दूसरे को नुकसान पहुंचेगा। जब राज्य नहीं था, जब सरकार नहीं था, तो समाज ने इसको अन्य रूपों में कंट्रोल करने का प्रयास किया था। हम एक दूसरे से जुड़े क्यों? बच्चा, हमारी आवश्यकता, आपकी आवश्यकता, हमने अकेले अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया। जब हम अकेले पूरा नहीं कर पाए तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए। तो जुड़ाव का पर्पस क्या है? जुड़ाव का पर्पस है कि हमारी भी आवश्यकता पूरी हो और आपकी भी आवश्यकता पूरी। लेकिन हम केवल अपनी आवश्यकता को पूरा करें और आपकी आवश्यकता को पूरा करने में बाधा उत्पन्न करें, गलत है। इससे समाज नहीं चलेगा, इससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होगी। इसलिए हमारे समाज के लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया। इसलिए समाज ने उस तरह की गतिविधियों को सही कहा जिससे समाज में व्यवस्था बनती है, और उस तरह की गतिविधियों को गलत कहा जिससे समाज में व्यवस्था बाधित होती है। सही वाले को पुरस्कृत किया गया और गलत वाले को दंडित किया गया, उसको गलत माना गया। एक धर्म प्रधान समाज में सही वाले को पुण्य कहा गया और गलत वाले को पाप कहा गया, और नरक का, दोजख का डर दिखाकर लोगों को सही करने के लिए प्रेरित किया गया। स्वर्ग का लालच दिखाकर, जन्नत का लालच दिखाकर सही करने के लिए प्रेरित किया गया और गलत करने के लिए रोका गया। जब समाज में राज्य का विकास हुआ, समाज में पावर सेंटर आया, तो जो जिसके पास पावर था उसका भी प्रयास यही रहा कि समाज में उन सब चीजों को रोका जाए जिससे समाज की व्यवस्था बाधित होती है, और उन सब चीजों को ही रहने दिया जिससे समाज में लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, जिससे समाज चलता है। इसलिए राज्य ने उन सभी गतिविधियों को डिफाइन किया, परिभाषित किया। ये गलत है, अपराध है, अपराध है, और इसको करोगे तो इससे हमारे समाज की व्यवस्था, देश की व्यवस्था बाधित होगी, नुकसान होगा लोगों को। ये क्राइम है, और करोगे तो इसके लिए दंड है। भारत में पहले राजतंत्र था, वहां पर भी इस तरह के प्रावधान बनाए गए थे, लेकिन जब भारत में आधुनिक राज्य का आगमन हुआ, अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने अपने यहां भी इस तरह के कानून बनाए जिसको हम आईपीसी कहते हैं, इंडियन पैनल कोड। अंग्रेजों के द्वारा ही बहुत सारी कृत्य को अपराध घोषित किया गया था और उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया था। उसी को अंग्रेजों ने भारत में लागू कर दिया। आईपीसी की धारा नंबर इसके अनुसार ये कृत्य अपराध है, इसके अनुसार एक कृत्य अपराध है, इसके अनुसार एक कृत्य अपराध है, इसके अनुसार एक कृत्य अपराध है, और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। अभी आपने देखा होगा किसी भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में तब्दील कर दिया गया। 3 कानून 1 जुलाई से लागू हुए हैं, 1 जुलाई 2024 से। आईपीसी की पहले विभिन्न धाराओं या आज के भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के अनुसार बहुत सारे कृत्य को अपराध माना गया, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। पुलिस न्यायालय की व्यवस्था की गई ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके, ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। लेकिन बच्चा, अब जब एक नया समाज आ गया, जब आईपीसी की विभिन्न धाराएं बनाई गई थी, उस समय नया वाला समाज नहीं था। जब पुलिस और न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, उस समय नया वाला समाज नहीं था। साइबर वर्ल्ड, वेब दुनिया,
और साइबर वर्ल्ड में अब नए नए किस्म के अपराध आ गए। अभी तो बहुत सारी नए नए किस्म के कृत्य है जिनको अपराध की श्रेणी में शामिल भी नहीं किया गया है। जब तक सरकार कुछ कृत्य को आइडेंटिफाई करके उसको क्राइम बताती है और उस क्राइम के लिए दंड का प्रावधान करती है कि अगर कोई साइबर वर्ल्ड में इस तरह का काम करेगा तो क्राइम है, उसके लिए दंड का प्रावधान है, तब तक कुछ नए क्राइम के तरीके डेवलप हो जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा। सरकार लगातार इस तरह के कृत्य को डिफाइन कर रही है, इस तरह के कृत्य को अपराध की श्रेणी में रख रही है। दुनिया के प्रत्येक देशों में लगातार नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। इस नए नए कानून में इस तरह के कृत्यों को क्राइम के रूप में डिफाइन किया जा रहा है और इस तरह के कृत्यों को, इस साइबर वर्ल्ड में इस तरह के कृत्यों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है बच्चा, क्योंकि ये साइबर वर्ल्ड अब केवल साइबर वर्ल्ड नहीं है बल्कि ये फिजिकल वर्ल्ड भी इस साइबर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट हो चुका है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण ये फिजिकल वर्ल्ड जो है वो साइबर वर्ल्ड पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है कि कोई भी आदमी कोई भी तरह का साइबर वर्ल्ड में क्राइम करे तो हमारे फिजिकल वर्ल्ड की एक्टिविटीज को दुष्प्रभावित करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी ऑफिस का पूरा काम जब कंप्यूटर और इंटरनेट पे बेस्ड हो गया है और कोई व्यक्ति आकर के आपके कंप्यूटर और इंटरनेट को बिगाड़ देता है तो पूरा ऑफिस का काम ठप हो जाएगा, पूरे ऑफिस का काम ठप हो जाएगा बच्चा। इसलिए साइबर वर्ल्ड में कोई भी वो गतिविधि जो साइबर वर्ल्ड की प्रक्रिया को बाधित करे, इसके लिए अलग अलग देश में वैसी गतिविधि को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया हो, उसी को साइबर क्राइम की संज्ञा दी जाती है, उसी को साइबर क्राइम की संज्ञा दी जाती है। इसको साइबर क्राइम। अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कोई किसी को गाली दे रहा हो, इसको साइबर क्राइम। अफवाह फैला रहा हो जिससे कि सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती हो, इसको साइबर क्राइम। ये गलत है। किसी को बेइज्जत कर रहा हो, डिफेमिंग कर रहा हो, गंदी गंदी तस्वीरें उसका निकाल करके लगा रहा हो, ये साइबर क्राइम है। या फेसबुक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से कुछ ऐसा मैसेज भेज रहा हो, या किसी के मशीन को, किसी के कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, या मोबाइल मैसेज के माध्यम से ठगी कर रहा हो, या फिर आपका पासवर्ड चुरा करके आपके बैंक से आपका नोट उड़ा ले जा रहा हो, आपका पैसा उड़ा ले जा रहा हो, सभी के सभी को साइबर क्राइम की संज्ञा दी जाती है। साइबर क्राइम एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इसमें ढेर तरह के छोटे छोटे क्राइम जो साइबर वर्ल्ड से जुड़े हुए हो और जिसको दुनिया के विभिन्न कानून के माध्यम से अपराध की श्रेणी में रखा गया हो। क्योंकि ध्यान देना, अपराध क्या है, व्हाट इज क्राइम? तो जो किसी राज्य के कानून के द्वारा अपराध माना गया हो वही अपराध। अपराध कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, रिलेटिव है। कोई कृत्य हमारे राज्य के कानून के अनुसार अपराध है, वही कृत्य दूसरे राज्य के कानून के अनुसार अपराध नहीं है। कई देशों में कुछ वर्ष पहले समलैंगिक संबंध अपराध नहीं था और हमारे यहां अपराध था। 377 के तहत हमारे यहां अपराध था। तो साइबर क्राइम वह कृत्य है जिसको किसी भी राज्य के कानून के द्वारा अपराध की श्रेणी में, क्राइम की श्रेणी में रखा गया है और जिसके लिए कोई ना कोई दंड का प्रावधान किया गया है, इसको साइबर क्राइम। और जो साइबर जगत से जुड़ा हुआ, इसी को हम साइबर क्राइम कहते हैं। टाइप ऑफ साइबर क्राइम आइए चलकर देखते हैं। हालांकि बहुत किस्म के अपराध हैं, साइबर क्राइम के अपराध को या साइबर क्राइम को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं, दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। साइबर क्राइम को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं बच्चा। एक वो जहां क्राइम करने वाला, क्रिमिनल्स, मैं क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल करूंगा, मतलब जो साइबर क्राइम करता, अपराधी, क्रिमिनल,
क्रिमिनल जब किसी के कंप्यूटर को टारगेट करता, क्रिमिनल जब किसी के कंप्यूटर में घुसकर उसके कंटेंट को बर्बाद करने का प्रयास करता है, क्रिमिनल के लिए जब टारगेट किसी का कंप्यूटर होता है, टारगेट किसी का कंप्यूटर होता है, उसको बर्बाद करना होता है, उसके सूचनाओं को बर्बाद करना होता है, उसके सूचनाओं को चुराना होता है, कुछ भी, उसके अंतर्गत कई तरह के साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम की दूसरी कैटेगरी है जहां पर कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल को, मतलब मशीन को साधन के रूप में यूज किया जाता है और साधन के रूप में यूज करके, मीन्स के रूप में यूज करके अपराध किया जाता है। अगर हमने मोबाइल का प्रयोग किया और किसी के बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा दिया, यहां पर हमारे लिए टारगेट क्या है? बैंक अकाउंट से पैसा उड़ाना। टारगेट के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी के बैंक अकाउंट से पैसा को उड़ाने के लिए हमने कौन सा साधन यूज किया? मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप। कंप्यूटर को, लैपटॉप को, इंटरनेट को, मोबाइल को हमने साधन के रूप में इस्तेमाल किया है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हुआ है, इसको हमने साधन के रूप में इस्तेमाल किया। जब ये नहीं था तो हम किसी के बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाते थे, लेकिन जब ये डेवलप हो गया, इस डेवलपमेंट को हमने मिसयूज किया, हमने इसको एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया और हमने किसी के बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा लिया। या फिर हम इसी को साधन के रूप में यूज करके हम कुछ इलीगल चीज बेचने लगे। जहां कोई भी अपराध में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट साधन का काम कर रहा हो, साइबर क्राइम का एक अलग रूप है। यहां पर टारगेट कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप नहीं है, यहां पर साधन है कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप। लेकिन जहां पर कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप टारगेट है अपराधियों के लिए, वो एक अलग कैटेगरी का साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम का दो रूप। पहला रूप वेयर कंप्यूटर इज टारगेट। साइबर क्राइम का दो रूप, वेयर कंप्यूटर इज टारगेट, और दूसरा है वेयर कंप्यूटर इज बीइंग। जहां कंप्यूटर टारगेट है, लक्ष्य है, और दूसरा है जहां कंप्यूटर साधन है। यह कंप्यूटर एक बड़ा टर्म है बच्चा। कंप्यूटर मतलब मोबाइल, मोबाइल में जहां इंटरनेट है और सारी फैसिलिटी कंप्यूटर वाली भी आ गई है। लैपटॉप भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर एक ब्रॉड टर्म है। जहां कंप्यूटर टारगेट होता है, ये एक अलग अपराध है, और जहां कंप्यूटर अपराध करने का एक साधन होता है, वो एक अलग अपराध है। ठीक है। अब जहां कंप्यूटर टारगेट होता है, इसमें कई तरह के साइबर क्राइम आज के डेट में आइडेंटिफाई किए गए हैं, पहचाने गए हैं। इसमें कुछ की चर्चा मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला है डिनायल ऑफ सर्विसेज। ये भी साइबर क्राइम का एक रूप है। सेवा से इनकार। अपराधी आपके कंप्यूटर में घुस जाता है और आपके कंप्यूटर को इस तरीके से कर देता है कि आपका कंप्यूटर सर्विस देना बंद कर देता है। इसको डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक है। इसको हम लोग बच्चा आज हम क्लास यहीं बंद करते हैं, क्योंकि आज के बाद थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक आ रहा है और आपका क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा दो लाइन में हम लोगों को टाइप ऑफ साइबर क्राइम जानना है, और ये भी ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ साइबर क्राइम में बहुत ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें दो लाइन की जरूरत है। बच्चे पीडीएफ नोट्स की मांग कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ नोट्स में आपको देता चलूं। ओके। स्पैमिंग क्या है, ईमेल बॉम्बिंग क्या है, डाटा डिडलिंग क्या है, वेब जैकिंग क्या है, वेब हैकिंग क्या है, वेब डिफेसमेंट क्या है, मालवेयर क्या है, ट्रोजन क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो आप सुनते होंगे। थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। चर्चा से क्या फायदा होगा कि थोड़ा साइबर क्राइम को समझने का एक मौका मिलेगा, और जब साइबर क्राइम के नेचर को समझोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि इसको कैसे रोका जाना चाहिए।
क्योंकि इतना टेक्निकल है ना कि अगर नहीं समझोगे और हम लोग पढ़ते जाएंगे तो जो पढ़ेंगे उसको समझने में कठिनाई। इसलिए हमारी मजबूरी है कि मैं थोड़ा थोड़ा मैं टेक्निकल आदमी बिल्कुल नहीं हूं बच्चा, मेरा सबसे कमजोर पक्ष है ये वाला पार्ट, पर फिर भी मुझे पढ़ाना है, इसलिए मैं आपको पूरा लेकर के चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सो आज के लिए शुरुआत है, अभी मैं फॉर्म में नहीं आया हूं, काफी दिनों से आप लोगों से मैं दूर रहा हूं, ठीक है। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं और अब तो लगातार क्लास चलना है, ये नॉन स्टॉप लगातार चलता रहेगा। अभी तो ये खत्म होगा तब तक आपका सोशल जस्टिस आ जाएगा, वो हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है बच्चा, मिलते हैं, थोड़ा देखते हैं कंप्यूटर की दुनिया, उससे जुड़े हुए अपराध, बहुत सारे अपराध आजकल हो रहे हैं। आजकल सरकार बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर के आई है। कहा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई लिंक आए कभी भी क्लिक मत करो, 10 सेकंड के लिए। अभी हमारे संचार मंत्री जी ने एक डेमो दिया था, इसमें 10 सेकंड के लिए आपका मोबाइल दूसरे के हाथ में गया और उससे एक ऐसा, बस 10 सेकंड में ही 10 सेकंड लिया, ऐसे देखा, उसी में कुछ दबा दिया, आपको पकड़ा दिया। इसके बाद जो किया वो ये था कि आपके मोबाइल का स्क्रीन जो है वो शेयर हो गया उसके मोबाइल के साथ। डन। अब वो कंप्यूटर पे जाके बैठ गया, अब आप अपने मोबाइल में जो भी कर रहे हो, आपका मोबाइल का स्क्रीन अब उसके पास खुला हुआ, सारा पासवर्ड जान सकता है, A to Z आपके मोबाइल में जो है उसके पास एक्सेस आ गया। अब वो सारा चीज जानेगा, और जब सारा पासवर्ड जानेगा तो आपके मोबाइल बैंकिंग में जाकर के सारा पैसा ट्रांसफर कर सकता है, वो सब कर सकता है 10 सेकंड के लिए। सोचो, इसलिए आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है साइबर क्राइम से बचना। अगर है तो साइबर के क्राइम के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। ने बहुत तेजी से कंप्यूटर लैपटॉप को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इसकी टेक्निकल चीजों को अभी भी हमारी देश की जनता नहीं जानती है। गांव में लोग फटाफट यूज कर रहे हैं, और वही लोग हैं जो साइबर अपराधियों के शिकंजे में फंसते हैं। इस प्रक्रिया में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत तो जान ही जाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे जानने का। सो थैंक यू, थैंक यू। हम लोग कल मिलते हैं।